नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अब हम लेकर आ चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू को आपके सामने। जो भी इम्पोर्टेंट इश्यू हो सकता था, जहां से आपके आरएएस में और आईएएस के अंदर जो भी करंट अफेयर बन सकता था, हम उसको आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ लेनी हो तो फिर से आप वहीं चले जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आपका अपना चैनल है, जाइए ज्वाइन कीजिए। उसका नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। यदि आप इसको सर्च करोगे तो ये आपको सीधा मिल जाएगा पीडीएफ। आपको सिर्फ जाके पढ़ना ही पढ़ना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा डाउनलोड करो और पढ़ो आराम से। आप पूरे दिन का करंट अफेयर महज आधा पौना घंटे में ख़त्म कर सकते हो। आप इस तरह से करते हो, आप सीधा डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को और वीडियो देखिए और एक दो रीडिंग लगाइए और आपका काम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बिना इधर उधर की बातें किए शुरू करते हैं आज का न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन। ठीक है, तो हमारा जो पहला न्यूज आर्टिकल है मेरे भाइयों बहनों, वो है आपका स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब पर। ये क्या है? एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला है। किसके लिए? स्पेस का जो सिस्टम है उसके लिए डिजाइन की गई है। मतलब स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है इस लेबोरेटरी को। ठीक है दोस्तों, किसने डिजाइन किया है? ये किया है इन स्पेस ने। इन स्पेस का मतलब है इंडियन स्पेस। और इन स्पेस जो है वो आपके इसरो की ही एक संस्था है। किसकी संस्था है? इसरो की एक संस्था है। इसरो की एक ब्रांच है जिसका नाम है इन स्पेस। उसने क्या किया है? आपका स्पेस सिस्टम डिजाइन किया है, डिजाइन लैब है उसका, अभी उसकी स्थापना की है और इसी उसका उद्घाटन भी किया है। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसका हिंदी में नाम है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे की गई है इस लैब की स्थापना? तो वो की गई है अहमदाबाद के अंदर। जब से मोदी जी बने, लग रहा है कि गुजरात को न्यूयॉर्क बना देंगे। ठीक है, अब उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। इस लैब के डिजाइन, जो स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब है, इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है? जब हमारा इसरो इतना अच्छा काम कर रहा है तो इस तरह की लैब क्यों स्थापित की जा रही है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखो स्टार्टअप, देखो अब मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाला समय है वो दो चीज़ों का है, एक तो साइबर, एक स्पेस। ठीक है, जिसके हाथ में साइबर की कमांड है, जिसके हाथ में साइबर सिक्योरिटी है, साइबर, और जो साइबर का काम सॉलिड करेगा भैया, विश्व को लीड करेगा। दूसरा जिसका स्पेस पे कमांड है, उसकी धरती पे कमांड रहने वाली है। आने वाला समय है वो अंतरिक्ष का समय है, अंतरिक्ष में ही उड़ना है। ठीक है, तो इसीलिए भारत की इसरो जो संस्था है वो भी अंतरिक्ष में नए नए काम कर रही है। अब अंतरिक्ष क्षेत्र को जब आगे बढ़ाना है तो भैया स्टार्टअप केवल ज़मीन पर नहीं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी होने चाहिए। तो दोस्तों, स्टार्टअप और नवीन जो नवाचार हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जो पुराने लोग हैं वही सब कुछ करते रहें। नया, जब तक नए लोग नहीं आएंगे, नए विचार नहीं आएंगे, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? तो स्टार्टअप और नवीन विचारों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में लेकर आना इस संस्था का उद्देश्य है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। और क्या है? अंतरिक्ष में जो अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना, विकास की लागत को कम करना। भाई, ये इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोई कुछ करना भी चाहता है तो उसके पास पैसा नहीं होता, उतनी लागत नहीं होती जिससे वो लगा पाए। तो दोस्तों, क्या है कि अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना और विकास की लागत को कम करना इस लैब का उद्देश्य है। ठीक है, यह क्या करता है? जो गैर सरकारी संस्थान है, भाई सरकारी संस्थान तो इसरो है ही और इसरो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो गैर सरकारी संस्थान है जो अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ये उनकी मदद करेगा। जो गैर सरकारी संस्थान हैं जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उनकी मदद करेगा। जैसे आप टेस्ला को देखते हो। टेस्ला क्या है? एक निजी कंपनी है, गैर सरकारी है, और अंतरिक्ष में देखो नए नए कारनामे, जो क्या बोलते हैं उसको, इबारत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नया इतिहास लिख रही है। अपन सीधी बात कर लेते हैं, अपन उर्दू में क्यों जाए, तो नए नए इतिहास लिख रही है। उसी तरह से इसरो तो देखो विश्व की चुनिंदा स्पेस एजेंसियों में से एक हो चुकी है। अब इसरो चाहती है कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी स्पेस के सेक्टर में, स्पेस के क्षेत्र में आए। ठीक है, अब अपन चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो अगला जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है एक वोल्केनो, एक ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का नाम है नेवादो दे रुइम। क्या नाम है? नेवादो दे रुइज। नेवादो दे रुइज, क्या ना उल्टे सीधे नाम है इनके। इसकी स्थिति है कोलंबिया के अंदर। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बोलोगे सर आप इसे क्यों पढ़ा रहे हो? तो दोस्तों, ये साधारण ज्वालामुखी नहीं है, ये विश्व का सबसे विध्वंसक ज्वालामुखी है। मतलब अगर एक बार ये ज्वालामुखी फटा तो 10-20 हज़ार को ले मरेगा।
ये स्थिति है इसकी, ठीक है। इसलिए इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक सक्रिय ज्वालामुखी तो है ही है, साथ में इसके अंदर जो हलचलें हैं वो फिलहाल तीव्र हो गई हैं, तेज हो गई हैं, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इसके अंदर एक भयानक विस्फोट होने वाला है। इसीलिए क्योंकि पूरे कोलंबिया के अंदर छोटे मोटे भूकंप के झटके महसूस किए जाने लग गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह जो वोल्केनो है वो स्ट्रेटोवोल्केनो टाइप का है। कैसा है? स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो का मतलब ये है कि इसके अंदर जो लावा है वो बहुत गाढ़ा होता है। कैसा होता है? बहुत गाढ़ा। कैसा होता है? लावा होता है वो एकदम गाढ़ा होता है। देखिए ये कोई ज्वालामुखी पर्वत है छोटा सा, इस तरह से, ये लो बढ़िया सा बनाता हूँ आपके लिए, इस तरह से है कोई, यहाँ से ऊपर गया इस तरह, यहाँ ज्वालामुखी फटा, तो बाकी क्या है, लावा ऐसे फैल जाता है, ऐसे ऐसे फैल जाता है। लेकिन जो स्ट्रेटोवोल्केनो होते हैं उनमें जो गाढ़ा रहता है तो ये ऐसे यहीं के यहीं जमता चला जाता है, यहीं के यहीं जमता चला जाता है। तो इसकी स्थिति कैसी होती चली जाती है? एक शंकु की तरह होती चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये किस तरह के होते हैं? शंकु आकार जैसा होता है, इसमें लावा होता है, बहुत गाढ़ा होता है, परत दर परत जमता चला जाता है। जब लावा गाढ़ा होगा तो इसके मुंह को बंद करेगा कि नहीं करेगा? जब मुंह बंद होगा तो धमाका तेज होगा कि नहीं होगा? ठीक है दोस्तों, तो तेज धमाका होगा तो क्या होगा भैया? बहुत विध्वंसक होगा। देखो दोस्तों ये 1985 में फटा था। कब फटा था? 1985 में भयंकर विस्फोट हुआ था। इसके चलते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 25,000 लोग मारे गए थे। अब आप देख लो कितना भयानक है, सुनने में ही लगता है बस 25,000, इतने से 25,000 डेड बॉडी एक साथ देख लोगे भाई तो जीवन निकल जाएगा, भुला नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी क्या है, फिर से इसमें हलचल होने लगे हैं जिसके कारण कोलंबिया के अंदर भूकंप आ रहे हैं। अब अपन एक और चीज़ याद देख लेते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी जगह स्थित है? तो वो है आपके इंडोनेशिया के अंदर, लगभग 1500। क्या भारत के अंदर भी कोई है? बिल्कुल है सर। कहाँ है? अंडमान निकोबार पे, ठीक है। नाम क्या है? बैरन द्वीप, ठीक है। उसकी लोकेशन एक बार जाके मैप में देख लेना मेरे भाई बहन। चलो ठीक है, अपन आगे चलते हैं। आगे है अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही में क्या हुआ, एक प्राचीन मार्सुपियल होते हैं। मार्सुपियल का मतलब होता है जो कि अपने बच्चे का लालन पालन अपनी बॉडी के बाहर लगे हुए एक थैले में करते हैं, जैसे कंगारू करता है, तो उनको क्या बोलते हैं? मार्सुपियल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है कि जीवाश्म मिले हैं एक प्राचीन मार्सुपियल के, ठीक है। तो मैं अब इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी के अंदर इस नाम को देकर नीचे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से क्या है, तो बोलते हैं मार्सुपियल की एक प्रजाति, स्तनधारी की एक प्रजाति, इस तरह से पूछ लेते हैं। और ये क्या है कि थोड़ा सा इसको वर्ल्ड मीडिया का अटेंशन भी मिला है, तो मैंने सोचा कि आपको बता ही देता हूँ। इसका नाम पूछेंगे, ज़्यादातर पूछेंगे तो, ठीक है। इसका नाम है आपका मुकुपिरना फोर्टीडेंटाटा। मुकुपिरना फोर्टीडेंटाटा। मैंने इंग्लिश में भी नाम लिख दिया, वैसे तो हिंदी में ही बोलने में जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन आप भैया अब एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। अब आगे बात करेंगे हम मुजरिस के बारे में। किसके बारे में? मुजरिस। ये वो मजलिस नहीं है, मजलिस इस्तेआदुल मुसलमीन वाली मजलिस नहीं है, ये मुजरिस है, मुजरिस, ठीक है। तो अन्वेषण हुआ है हाल ही में, यहाँ पे क्या हुआ, ये अन्वेषण से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं यहाँ पे मुजरिस के बारे में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, इसको सुन लो आप ढंग से। यह क्या है, एक प्राचीन बंदरगाह है। क्या है? एक प्राचीन बंदरगाह है जो भारत में कहाँ है? केरल में, त्रिशूर के पास में एक छोटा सा शहर है कोंडिंगल्लूर। टंग ट्विस्टर है, नाम क्या है, ठीक है। कोंडिंगल्लूर नाम का एक शहर है, उसके पास में है क्या है, अन्वेषण हो रहा था इसमें मुजरिस में। तो यह क्या है, इससे क्या पता चला, यह दुनिया में अपने तरह का सबसे प्राचीन शहर है, मतलब प्राचीन, दुनिया का प्राचीनतम बंदरगाह। अब लोग बोलते हैं कि हम नेवी से इंट्रोड्यूस कब हुए थे? जब ब्रिटिशर्स आ गए थे। हम पानी के जहाज़ों से इंट्रोड्यूस कब हुए थे? जब यहाँ पर वो लेके आते, अरब नावें लेके आते थे। अब बताओ, जब प्राचीन, दुनिया का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह यहाँ स्थित है हमारे पास, तो अब बताइए हम पानी के जहाज़ों से कम इंट्रोड्यूस हो चुके थे। अगर हम पानी के जहाज़ों के बारे में जानते ही नहीं तो बंदरगाह कैसे स्थापित करते दोस्तों? अब आगे देखते हैं। इसे मसालों के शहर के रूप में जाना जाता था, मतलब मसाले उस समय लगभग
3000 ईसा पूर्व पहले भी हम मसाले एक्सपोर्ट कर रहे थे। वर्ल्ड बिजनेस पे हमारा तब भी पूरा अधिकार था। वर्ल्ड बिजनेस हमारे बिना चल ही नहीं सकता था, ना तो तब चलता था ना अब चलता है। अब पता नहीं भारत को क्या हो गया है। कोई बात नहीं, युवा आ रहे हैं, आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। यह शहर ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व मतलब लगभग आज से 5000 वर्ष पहले प्रकाश में आया था, जब बेबीलोन, अर्सी, जो असीरियन, मिस्र, यहाँ के लोगों को हम तब भी क्या करते थे, मसाला एक्सपोर्ट करते थे। मतलब ये लोग हमेशा से ही हमारा दिया खा रहे हैं, और इन्होंने तब से आते 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 1498 में ऐसा मास्को डिगामा आया, और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए कि हम लोग गुलाम ही बन गए। ये क्या बोले, उन लोगों की बहादुरी बोले या हम लोगों का निकम्मापन हो या फिर लड़ाई आपस की बोले। देखो भैया, जब 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 घर वाले लड़ेंगे तो पड़ोसी आके मज़ा लेगा ही लेगा। ठीक है, जब तक घर टूटेंगे पड़ोसी आके लूटेंगे। तो दोस्तों आपको अपने घर को बना के रखना है। ठीक है, अब अन्य चर्चा क्या है, मतलब और कौन कौन सी जगह पर इस मुजरिस की चर्चा हुई है दोस्तों। तो इसकी पहली चर्चा आती है आपकी रामायण से प्राप्त होती है। लोग कहते हैं रामायण ये माइथोलॉजिकल है, मतलब कल्पनाओं पर आधारित है। तो भैया माइथोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी वास्तविकताओं से नहीं पता लगता। जो चीज़ें वास्तविकता में आज भी उपस्थित हैं चीज़ें, उनको देख के भी लोग कहते हैं कि ये क्या है कि माइथोलॉजी की है। तो दोस्तों जो रामायण है उसमें इसका इस संदर्भ में जिक्र आता है कि जब सुग्रीव थे, उनकी जो वानर सेना सीता जी को ढूंढने के लिए निकली थी, तो वो इस तट पे पहुंची थी। कौन से वाले पे, मुजरिस तट पे, मुजरिस पे पहुंची थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में यह भारत की सबसे बड़ी संरक्षण परियोजनाओं में से एक है। मतलब संरक्षित है सरकार के द्वारा, टूरिज्म विभाग, केरल सरकार के टूरिज्म विभाग के अंतर्गत ये संरक्षित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में मुजरिस के बारे में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे। आगे हमारा नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन है। एक नासा का कौन सा मिशन है, नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन। यह 2026 में छोड़ा जाएगा। अभी छोड़ा नहीं गया है, इसकी प्लानिंग चल रही है भैया। 23 से 3 साल और लगेंगे, 26 में छोड़ा जाएगा। देखो हम भविष्य की चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं, वाह। यह शनि के सबसे बड़े उपग्रह पर छोड़ा जाएगा। तो यहाँ से आपके 2 फैक्ट क्लियर होते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ठीक है, और इस पर कौन सा बड़ा वो छोड़ा जाएगा मिशन। तो कौन सा मिशन है, ड्रैगन फ्लाई मिशन है। कहाँ छोड़ा जाएगा, शनि के उपग्रह पर। शनि के उपग्रह का नाम टाइटन। इससे पहले ये कैसा है, ये मानव रहित है और परमाणु संचालित है। ठीक है, कैसा होगा, मानव रहित होगा। भाई मानव कौन जाएगा इसमें, मानव रहित ही होगा भैया, कोई ज़्यादा पसंद करेगा क्या। यह नासा के ही दूसरे मिशन कैसनी को रिप्लेस करेगा, जो 2017 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कैसनी 2017 में प्रारंभ हुआ था। कौन सा मिशन था, कैसनी, उसका नाम ही कैसनी है। कैसनी नहीं है, एक ही शनि है भैया। ठीक है, कैसनी मिशन को क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों आज के लिए न्यूज आर्टिकल में सिर्फ इतना ही है। थोड़ी देर बाद या फिर लगभग आज शाम तक मैं आपके लिए लेके आऊँगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है अपनी FTP, जिसको हाल ही में जारी किया गया है 2023। उसको पूरी डिटेल में लेके आऊँगा। 2 दिन से मैं उसी के बारे में रिसर्च कर रहा था। तो पूरी डिटेल में UPSC में, RAS में या किसी भी PCS में उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको आज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो आज न्यूज़पेपर के अंदर भी संडे होने के कारण ज़्यादा कुछ न्यूज़ आई नहीं थी। मैंने इधर उधर की ज़्यादा न्यूज़ उसमें फिर कलेक्ट भी नहीं करी। फालतू की क्या मतलब है आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाने का जो इररिलेवेंट रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।